अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जी स्प्लीन। स्प्लीन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, सेपरेटली इसके डिसऑर्डर्स वगैरह हर चीज़ को डिस्कस करेंगे सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो चलते हैं जी स्प्लीन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी जी। एनाटॉमी की इसकी बात करें तो ये डेवलप्स होता है मेसेंकाइमा सेल्स इन द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो ये 5th वीक ऑफ गेस्टेशन में ये डेवलप होता है जी। और ये मोस्ट कॉमन होता है इसके अंदर जो नॉर्मली मोस्ट कॉमनली एम्ब्रियोलॉजिकली जो देखी जाती है वो सेसरी स्प्लीन होती है, जिसमें से 80% स्प्लेनिक हाइलम और वस्कुलर पेडिसल। और सर्जिकल एनाटॉमी की बात करें तो इसकी पोजीशन जो लोकेट करती है ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लोकेट करता है, रिलेटेड टू डायफ्राम। कनकेव सरफेस होती है इसकी फंडस ऑफ स्टमक और टेल ऑफ पैंक्रियास एंड अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी के साथ ही पड़ा होता है। और जो लोअर पोल इसका रेस्ट कर रही होती है वो स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन पे रेस्ट कर रही होती है, और स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है फ्रॉम सेलिक एक्सिस से इसको सप्लाई करती है, और स्प्लेनिक वेन ज्वाइन करती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ जो पोर्टल वेन से कनेक्ट करती है। ये देखें जी, इसके अंदर इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा होगा राइट साइड पे कि राइट अपर कॉर्नर में एक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर ये लोकेट करती है, और ये लेफ्ट साइड पे एरोज के साथ कलर 3D इमेज के अंदर 2D इमेज के अंदर देखें तो ये आपको नजर आ रही है। तो ये पेरिटोनियम कवरिंग के साथ होती है स्प्लीन एक्सपेक्ट इन द हाइलम को छोड़ के। तो उसके अगर साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है लेंथ के अंदर तो 12 सेंटीमीटर, और वेट के अंदर देखें तो 7 सेंटीमीटर। जो बेस चेक करें तो इसकी 3 to 4 सेंटीमीटर। अगर ग्राम्स के अंदर वेटेज निकालें तो 80 to 300 ग्राम तक ये इसका वेट होता है। तो 150 ग्राम्स नॉर्मली मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च के पॉइंट लिखे हैं। तो लिगामेंट्स पे आते हैं। लिगामेंट्स के अंदर गैस्ट्रोस्प्लेनिक और स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, और साथ स्प्लिनोफ्रेनिक और स्प्लिनोकॉलिक लिगामेंट अटैच करते हैं इसके साथ। तो ब्लड सप्लाई है जी, ब्लड सप्लाई के साथ आर्टेरियस एंड वेनस जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टमी, तो इसमें क्या होता है जी, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन स्प्लेनेक्टमी का जो होता है जी वो होता है ट्रॉमा। तो इसमें है कि जो इंडिकेशंस के अंदर अगर बात करें तो स्प्लेनेक्टमी के अंदर रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर आ जाता है। तो रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर के साथ साथ एक्वायर्ड जो रीजंस हैं वो इसके अंदर मेंशन किए हैं। तो अगर कंजेनिटल के अंदर देखा जाए रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, तो आपको इसका पता होगा कि जो स्प्लीन का बेसिक फंक्शन है, जो मोस्ट वर्किंग ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, तो इसका बेसिक फंक्शन तो यही है कि फिल्टर करता है रेड ब्लड सेल्स को, तो रिकॉग्नाइज करके ऑल रिमूव करता है ओल्ड सेल्स को और डैमेज सेल्स को। बेसिकली इसका जो बेसिक फंक्शन वो ये है। तो इसलिए अगर रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होगा तो उसके अंदर कंजेनिटली भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनिटली क्या हो सकता है जी, हेरिडिटरी हो सकता है, हीमोग्लोबिन पैथिस हो सकती है। हीमोग्लोबिन पैथिस के अंदर क्या होगा, सिकल सेल डिजीज हो सकती है, थैलेसीमिया हो सकता है, एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। और एक्वायर्ड के अंदर देखें तो ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, पैरासिटिक डिजीज हो सकती है। तो अगर हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी क्या होता है इसके अंदर कि ये अब नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स जो करते हैं या एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसके अंदर डिसऑर्डर होता है। ये म्यूटेशन होती है जीन्स के अंदर, और ये मेम्ब्रेनल प्रोटीन होता है जो अलाउ करता है एरिथ्रोसाइट्स को शेप चेंज करने के लिए। तो अब नॉर्मली एरिथ्रोसाइट्स की जो शेप बन जाती है वो सफेयर शेप्ड होती है। तो लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो बायकनी में एक डिस्क लाइक शेप होती है इसके अंदर। और हीमोग्लोबिन पैथीज की बात करें तो इसके अंदर इसमें ये होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उसके डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें से एक सिकल सेल डिसीज है। सिकल सेल डिसीज बेसिकली होती क्या है, ये भी एक ग्रुप ब्लड डिसऑर्डर होता है। टिपिकली इसके अंदर जो हेरिडिटरी ये पेशेंट्स के अंदर देखा गया, पेरेंट्स थ्रू ऑफस्प्रिंग चलता है ये। और इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप देखी गई है वो सिकल सेल एनीमिया। तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो होता है वो फाउंड होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर अब नॉर्मली। और आगे वो चलते हैं जी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग चलता है।
और रिकॉर्ड किया गया अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं ऑक्सीजन, तो उसमें ये होता है कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, जो एनीमिया की तरफ लेके चलता है। और एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकती है, एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के अंदर मिक्स होने चाहिए उसकी वजह से प्रॉपर्ली वो वर्किंग नहीं आएगी। तो एक्वायर्ड के अंदर जाए तो एक्वायर्ड की बात करते हैं जी, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया बेसिकली ये रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर ही होता है और ये रेयर होता है। इसके अंदर क्या होता है जी कि इम्यूनिक डिसऑर्डर के अंदर जो ब्लड प्रोड्यूस करती है ना एंटीबॉडीज, वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं रेड ब्लड सेल्स को ही। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं कैरी करते और बॉडी डिस्ट्रॉय जल्दी डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। तो पैरासिटिक जो डिजीज होती है, पैरासिटिक डिजीज के अंदर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर होता है जी कि ये रेयर रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। इसके बता चुके हैं कि इम्यून डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं रेड ब्लड सेल को। उसके बाद जी हम देखते हैं जी जो पैरासिटिक डिजीज है, तो इसको पैरासिटोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी, इन्फेक्शन हो जाता है तो ट्रांसमिटेड बाय पैरासाइट्स की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तो इसमें होता है कि इवेंचुअली इसकी वजह से डेथ शुरू हो जाती है बहुत ऑर्गेनिजम्स और होस्ट की। तो एक तो चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए अपने बॉडी के अंदर, उसकी भी डेथ शुरू हो जाती है होस्ट की और ऑर्गेनिज्म की, दोनों की इसी वजह से। तो अगर आगे चलते हैं जी, आगे है प्लेटलेट डिसऑर्डर। प्लेटलेट डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है जी, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पिलोरा होता है। ये होता है क्या है बेसिकली, ये इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स क्लॉटिंग नहीं होती नॉर्मली। तो अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, राइजिंग और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। किसी भी पॉइंट से अगर होनी शुरू हो जाएगी तो रुकेगी नहीं। तो ज़्यादातर ये केसेस के अंदर देखा गया कि प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से होता है ये। तो इसलिए जब भी किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज से कमी आ जाए तो उसकी बड़ी केयर की जाती है, क्योंकि उसकी क्लॉटिंग नहीं होगी, कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो आगे जो इसको कहते हैं जी आईटीपी। तो आगे बात करते हैं टीटीपी की। तो टीटीपी होता है जी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट्स प्यूरा पर प्यूरा। उसके अंदर ये होता है जी कि टीटीपी के अंदर, तो इसके अंदर होता है जी कि ये बेसिकली ये भी ब्लड डिसऑर्डर के अंदर ही आएगा। तो ब्लड डिसऑर्डर के अंदर ये वेसल्स के अंदर इसकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट होने की वजह जो इसकी भी प्लेटलेट्स ही होती है, तो ये ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है और इसकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में और भी पार्ट्स के अंदर बॉडी के। तो आगे चलते हैं जी वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले जी पॉइंट लिखा हुआ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया बेसिकली कैंसर होता है। जो इन्फेक्टिंग फाइटिंग सेल्स होते हैं उसको कैंसर हो जाता है, यानी कि कैंसर डैमेज कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये जहाँ जहाँ ये फाइटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर लिम्फोमा के अंदर क्या होता है जी, लिम्फोमा बेसिकली ये भी कैंसर है। इसके अंदर जो होता है सेल्स फाइटिंग सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, उसके अंदर कैंसर हो जाता है। अब नॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हार्किंस डिजीज जो है उसके अंदर क्या होता है जी, टाइप है लिम्फोमा की। तो इसके अंदर ये ब्लड कैंसर ही होता है बेसिकली। अगर लिम्फोमा की टाइप है तो ब्लड कैंसर की बात करेंगे। इसके अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो ही इसके अंदर भी डिस्टर्ब होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट और फाइटिंग इन्फेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वेस्ट जो रिमूव होना होता है वो रिमूव नहीं होता प्रॉपरली, और जो फाइटिंग इन्फेक्शन होता है, किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो प्रॉपरली बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर सकती। तो आगे चलते हैं जी, आगे इंडिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टमी। तो स्प्लेनेक्टमी के अंदर बोन मैरो डिसऑर्डर सबसे पहले देखेंगे। तो बोन मैरो डिसऑर्डर पीछे मैं बता चुका हूँ कि बोन मैरो डिसऑर्डर जो हमने बात की है वो की है ल्यूकीमिया के अंदर। तो ल्यूकीमिया बोन मैरो डिसऑर्डर के रिलेटेड था। तो आगे अब बोन मैरो डिसऑर्डर के देखेंगे जी, क्या माइलोफाइब्रोसिस, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोमिया, पॉलीसेथेमिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसके डिसऑर्डर के अंदर आ जाएंगी।
तो माइलोफाइब्रोसिस होता क्या है? ये बेसिकली ये डिस्ट्रप्शन होती है नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वीकनेस, फटीग नॉर्मली पेशेंट में देखी जाती है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी बोन मैरो रिलेटेड कैंसर होता है इसके अंदर, जिसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन एक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी सेल है बोन मैरो के रिलेटेड, तो रैपिड प्रोग्रेस जो शुरू हो जाती है डिजीज़ के अंदर। तो क्रोनिक माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया की बात करें तो इसके अंदर भी होता है कि ब्लड जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बोन मैरो के रिलेटेड। तो ये बेसिकली जो मेनली देखा गया है कि ओल्डर एडल्ट्स को दोनों को ये डैमेज करते हैं। तो एज फैक्टर को स्पेसिफिकली इसके अंदर नहीं देखा गया। तो उसके बाद बात करते हैं जी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। तो ये अनकॉमन डिसऑर्डर है जो बेसिकली क्या करता है जी प्लेटलेट प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो उसके बाद बात करते हैं जी अगर प्लेटलेट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, फील फटीग महसूस करता है, एक्सपीरियंस हेडेक करता है और विजन चेंजेस हो जाते हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि बहुत अगर ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन बेसिक क्लॉटिंग के अंदर आता है तो इसकी वजह से क्लॉटिंग भी स्टार्ट हो सकती है एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी के अंदर किसी भी साइड पे। तो पॉलीसिथेमिया विरसा, तो ये भी ब्लड कैंसर की रिलेटेड डिसऑर्डर है और ब्लड कैंसर के अंदर क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर बोन मैरो को रिलेटेड और एक्सेस सेल थिक हो जाते हैं और स्लोइंग उसकी वजह से फ्लो शुरू हो जाता है। तो आगे चलते हैं जी, आगे बात करते हैं हम जी माइसेलनेस डिसऑर्डर के अंदर। तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो सकता है, अपसेस हो सकती है, स्टोरेज डिसऑर्डर हो सकता है, गैशियर डिजीज हो सकती है, निम्मस और माइलोडाइसिस हो सकता है, फेल्टी सिंड्रोम हो सकता है, सार्साइडाइसिस हो सकती है, सिस्ट हो सकती है, ट्यूमर हो सकती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो मिससेलनेस डिसऑर्डर के अंदर अच्छा गैशियर डिजीज के अंदर बात करें तो होता है इसके अंदर ये कि फैट गैशियर सेल्स बिल्ड होते हैं। तो ये स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो को रिलेटेड डिजीज़ है। तो ज़्यादातर इन पार्ट्स में देखा गया है। मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज होता है डिसऑर्डर। तो नीमेटिक डिजीज़ के अंदर बात करें तो इसके अंदर होता है कि इन्फेक्ट हो जाती है बॉडी एबिलिटी टू मेटाबोलाइज कोलेस्ट्रॉल, लिपिड लाइक एबनॉर्मलिटी आ जाती है इसके अंदर। तो अफेक्ट करता है ये ब्रेन को, नर्व्स को, लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को और स्वेरिकासिस के अंदर लंग्स को भी। तो अमाइलोडाइसिस की तरफ चलते हैं जी। अमाइलोडाइसिस बेसिकली होता है अबनॉर्मल प्रोटीन बेसिकली अमाइलोइड बिल्ड होता है टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर। तो ये अफेक्ट करता है इसकी शेप को, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। तो फेल्थी सिंड्रोम की तरफ चलते हैं। फेल्थी सिंड्रोम बेसिकली होता है जी ऑटोइम्यून डिजीज होती है ये। तो इनलार्ज हो जाती है जिसकी वजह से स्प्लीन, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। साइकोडाइसिस बेसिकली होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है डिजीज इसके अंदर। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो लंग्स और लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, वहाँ पे भी इफेक्ट करता है ये। तो सिस्ट, ट्यूमर और पोर्टल हाइपरटेंशन और स्प्लेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म, ये तो आपको पता होगा। वैक्सीनेशन जो की जाती है जी, कॉमन बैक्टीरियल वैक्सीनेशन आ जाती है इसके अंदर, और साथ साथ अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियल जो सर्जरी से पहले 2 हफ्ते पहले की जाती हैं, इसके अंदर मेंशन की गई हैं। तो बूस्टर इंजेक्शन लगाया जाता है हर 5 से 6 साल के अंदर अंदर। एनुअल इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन होती है इन्फ्लुएंजा, तो अब नॉर्मली वैक्सीनेशन कंपलसरी हो गई है इसके साथ। तो हम बात करें जी स्प्लेनिक ट्रॉमा इंजरी पे जाएंगे जी। स्प्लेनिक ट्रॉमा इंजरी मोस्ट कॉमन ये देखा गया है। तो स्प्लीन के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंजर्ड होता है ब्लंट ट्रॉमा के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि ब्लंट ट्रॉमा के अंदर क्या होता है, जो मैकेनिज्म इंजरीज के ऊपर जाए तो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर
कंप्रेशन होता है और डिस्क्लोरेशन हो जाता है। तो ज़्यादातर ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल्स और डायरेक्ट फ्लो टू एब्डोमेन साइड पे देखा गया है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा भी आता है, रेयर है लेकिन ये। तो प्रेजेंटेशन में क्लिनिकल सिम्टम्स वेरी करते हैं इसके। पेशेंट में भी प्रेजेंट अपर एब्डोमिनल फ्लैंक पेन होती है, इसको रेफर्ड पेन होती है और मे भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। तो साइंस सिम्टम्स की तरफ जाएं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में इनसेंसिटिव होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। पेशेंट के साइंस जो देखे जाते हैं अपर कार्डियक मेटेंटेंस देखी जाती है और साथ साथ ये देखा जाए कि टैकीकार्डिया, टैकोपेनिया, एनेक्सिया और हाइपरटेंशन वगैरह तो नहीं हुई कि शॉक की वजह से। तो डायग्नोसिस के अंदर ये इमेज नज़र आ रही है आपको। तो ये कंफर्म किया जाता है इको के साथ और सीटी के साथ। हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसकी देखी जाती है। तो एक्सप्लोरेटरी और लेप्रोस्कोपिकली भी इसको देखा जाता है। तो ये इसके अंदर ग्रेडिंग भी डिवाइड की जाती है किस लेवल का ट्रॉमा है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 तक बात जाती है इसको। तो न्यूरोपेराटेटिव ट्रीटमेंट के अंदर जाएं तो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखते हैं, नॉर्मल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखते हैं इसको। तो उसके बाद एब्सेंस ऑफ कंट्रास्ट कंट्रावेस्टेशन ऑन सिटी के अंदर कंट्रास्ट स्टडी के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो साथ साथ इंडिकेशन देखते हैं लेप्रोस्कोपिकली एसोसिएट इंजरी के साथ। तो एसोसिएट करता है ये हेल्थ कंडीशन के साथ, कैगुलोपैथी, हेपेटिक फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा, एंटीकोagulation की तरफ तो नहीं जा रहा। तो इंजरी का ग्रेड देखते हैं कि 1 से 3 कौन सी ग्रेड पे है ये। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाए तो सप्लानिक इंजरी डिपेंड करती है सिवियरिटी, प्रेजेंस ऑफ शॉक पे और एसोसिएट इंजरी पे। तो उसके बाद जी ये ग्रेडिंग जो पीछे मैं आपको इमेज दिखा रहा था, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। तो ग्रेड 1 के अंदर देखा गया है कि 10% सरफेस और 1 सेंटीमीटर पर कैमल डेप्थ होती है इसकी। एक एवरेज रखी गई, क्राइटेरिया रखा गया है हर ग्रेड का। हीमोटोमा और लेसरेशन होती है इसके अंदर। ग्रेड 2 के अंदर वो परसेंटेज इंक्रीज करती है, सबसे कैप्सुलर तक पहुंच जाती है। 10 to 50% एरिया का डैमेज होता है और 5 सेंटीमीटर डायमीटर इंटरपेरिकेमियल साइड पे। तो लेसरेशन 1 to 3 सेंटीमीटर देखें जी साइड, इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। तो ग्रेड 3 के अंदर हीमाटोमा हो जाता है, लेसरेशन होती है, इसमें भी सब कैप्सुलर लेवल पे 50% से स्टार्ट हो जाता है। इंट्रा पैराकाइमल हेमाटोमा के अंदर जाएं तो 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर देते हैं। इसको देखना कि अगर इससे अबव है तो ये ग्रेड 3 के अंदर जाएगा। न्यूक्रिशन के अंदर अगर 3 सेंटीमीटर से अबव करता है पैराकाइमल डेप्थ के तो फिर ये ग्रेड 3 में आ जाएगा। ग्रेड 4 और ग्रेड 5 ये तो बहुत ज़रा लास्ट स्टेजेस आ जाती हैं जिसके अंदर लैक्रेशन ही देखी जाती है। तो सेगमेंटल और हाइलल वेसल्स को प्रोड्यूस मेजर डिवेस्कुलराइज कर देती है। 20% सप्लीन डैमेज हो जाती है प्रॉपर्ली। तो लिक्रेशन ग्रेड 5 की बात करें तो कम्प्लीटली शटर्ड सप्लीन आती है, हाइलर वेस्कुलर इंजरीज हो जाती हैं और डिवेस्कुलराइज सप्लीन हो जाती है। ये जी इसकी 5 ग्रेडिंग है क्राइटेरिया के साथ इस स्लाइड के अंदर मेंशन किया गया है। अब चलते हैं जी आगे, इसकी इमेजेस दिखाते हैं आपको। ये देखें जी लास्ट जो स्टेज है, सर्जिकल इमेजेस हैं कुछ किस लेवल तक डैमेज हुआ हुआ ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के अंदर। तो कैप्सूल टीयर कर जाता है सप्लीन का कंट्रोल, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और टॉपिकली हिस्टोटैटिकली एजेंट्स के साथ। तो डीपर लेसरेशन जो होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है हॉरिजॉन्टली अब्जॉर्बेबल मैट्रेस स्विचेस के साथ। ये जो नीचे इमेज भी दिखाई गई है आपको। तो मेजर जो लेसरेशन होती है उसके अंदर इन्वॉल्व करता है लेस देन 50% जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ जाता है। तो सप्लानिक पैराकामा और नॉट एक्सटेंडेड यानी कि एक्सटेंड नहीं किया जाता हाइलस इनके हाइलम की तरफ और ट्रीट किया जाता है सेगमेंटली, पार्शली और सप्लानिक रिसेक्शन के जरिए। तो ज़्यादा एक्सटेंसिव इंजरीज की तरफ अगर इन्वॉल्व किया हो हाइलम तक तो सेंटर पोर्शन देखें जी, ये स्प्लेनेक्टमी हो रही है, स्प्लेनेक्टमी के ज़रिए इसको सेटल डाउन किया जा रहा है। स्प्लेनिक एब्सेस में नॉर्मली देखी जाती है। तो इसमें हम ये जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ें हैं उसको डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्प्लेनिक एब्सेस में एपिड जो रेयर देखी गई है वो 0 to 5 to 7 0.7 हाई मोर्टेलिटी के साथ। पैथोलॉजी की तरफ जाएं तो हेमोजेनिक स्प्रेड करती है, इन्फेक्ट करती है, ट्रॉमा को इन्फेक्ट करती है, स्प्लेनिक इन्फेक्शन को
अल्कोहलिज्म और इम्यूनोसप्रेशन और ड्रग अब्सर इन वजह से भी हो सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी की तरफ अगर जाएं तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हिमोटोजेनेसिस, एम्बोलाइजेशन और स्प्रेड फ्रॉम अल्टर सप्लेनिक आर्किटेक्चर, तो क्वेडिकस स्प्रेड हो सकता है इसके साथ। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर अगर देखते हैं तो क्या देखेंगे जी, फीवर देखेंगे, अब्डोमिनल पेन देखेंगे, अब्डोमिनल पेन के अंदर पंक्चर देखेंगे मैक्सिमम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्री की तरफ, शोल्डर पेन इन्वॉल्व हो सकती है ट्रॉफेमेटिक प्लूरा के साथ, और प्लूराटिक चेस्ट पेन हो सकती है, जनरल ब्लेजिया हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है। ब्लेजिया और डिस्पेप्सिया का आपको पता होगा, सॉरी डिस्पेप्टिया पेप्टिक सिंड्रोम, सॉरी डिस्पेप्टिक सिंड्रोम क्या होता है जी? डिस्पेप्टिक सिंड्रोम इसके अंदर ये होता है कि बर्निंग सेंसेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है बहुत ज़्यादा लोअर चेस्ट वाली साइड पे, ब्लोटिंग, ब्लीचिंग, तो फुलनेस नज़र महसूस होती है पेशेंट को, खाना खाते हुए नोजिया हो सकता है। तो इमेजिंग की तरफ अगर जाएँ तो इसको कैसे कर सकते हैं? प्लेन फोटो अल्ट्रासाउंड के जरिए, सीटी के जरिए, एमआरआई के जरिए। सीटी मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है और मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस इसके साथ किए जा सकते हैं कम वक्त के अंदर। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में NECT और CECT के जरिए हम चेक करते हैं। NECT में और CECT में डिफरेंशिएट करें तो लोअर अटेन्यूएशन होती है। तो NECT जो नॉन इनहांस कंप्यूटर टोमोग्राफी आ जाती है इसके अंदर जी, और EECT के अंदर, सॉरी CECT के अंदर क्या होता है जी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर हम यूज़ करते हैं और इसको लेस, इसके अंदर अटेन्यूएशन होती है, नॉन इनहांसिंग होती है, कम्प्लेक्स फ्लूइड कलेक्शन वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर, और सब कैप्सुलर लोकेशन ले सकते हैं। इसी तरह ऊपर NECT के अंदर रेयर होती है, गैस बबल्स, एयर फ्लूइड लेवल, सारी चीज़ें इसके अंदर हम दे सकते हैं। आगे चलते जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। CECT की इमेजेस है डायग्नोस्टिक अपटोमन की साइड पे, और NECT की इमेजेस है। तो माइक्रो अब्सेस ऑफ स्प्लीन देखी जा सकती है इस इमेजेस के अंदर, CECT के जरिए एक्सप्लेन किया जा रहा है डायग्नोस्टिक इमेजेस। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस लगाए हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए तो स्प्लेनेक्टमी और मोस्ट केसेस के अंदर परक्यूटेनियस ड्रेनेज वगैरह करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है जी कि स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। जिसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर पॉइंट्स हैं। जो तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, वो ट्यूमर है। तो ट्यूमर बिनाइन हो सकता है, तो हेमेंजियोमा से लिम्फेंजियोमा और हेमाटोमा, और साथ में प्राइमरी सिस्ट हो सकती है किसी किस्म की। तो ये इसकी बिनाइन टाइप्स हैं। और मैलिग्नेंट टाइप्स की तरफ जाएँ तो लिम्फोमास और माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज हो सकती है, रेयर साइड सॉलिड ट्यूमर हो सकता है जो मोर कॉमन होता है लंग्स और ब्रेस्ट ट्यूमर्स के अंदर। ओके जी, हमारा हो गया आज का लेक्चर फिनिश। थैंक यू।